उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है, 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर, और बीजेपी की जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है, आप जानते हैं। 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा, और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूं, मगर आज वो जिस उलझनों में, परेशानियों में है, तो उस तरह के पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है, हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे? आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में, ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर हैं, तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में, उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन, सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रही है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो, कि 19% मुसलमान, और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11%।
और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ट्रायल है। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की एक पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी आपको। हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे सर बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के बिखराव के चलते ब्रिटिश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा अब ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीट एमआईएम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें से जीते। लड़े कितने? अरे आपने 60-70 सीटों पे। झूठ अब अपना मजाक मत बनाइए। देखिए मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित। छोड़ रहे, ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए। देखिए आपकी इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19 चलिए, जीते कितने? 5। बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजॉरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए। हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है।
और हमारा जवाब यह है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा। वहाँ जय श्री राम के नारे भी आज लगे हैं। हाँ, नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर लें। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा है। यूपी के इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम लेने से? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आपका भी विवादित बयान आया। नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए तो सुनिए। हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए। इसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए। अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई। ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए। इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था,
जो ट्रम्प सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप,